नमस्कार, आप देख रहे हैं जानकारियों से समृद्ध हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि न सिर्फ सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचा सकें, बल्कि अपने विशेषज्ञों से भी आपको रूबरू करा सकें। कोशिश होती है हमारी कि कृषि और इससे जुड़े तमाम व्यवसायों के बारे में नवीनतम जानकारियों को आपसे साझा कर सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों के विकास हेतु सरकार द्वारा की जाएगी वित्तीय सहायता। मुर्गी पालक सर्दी में मुर्गियों का रखे खास ख्याल। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रीपर बाइंडर मशीन। राज्य सरकार किसानों के विकास हेतु व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम करेगी। पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में आयोजित बागवानी महोत्सव के दौरान कृषि सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की योजना के तहत वित्तीय मदद की जाएगी। विशेष जानकारी कृषि सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल से। देखिए, बिहार में अब हम लोग जो गेहूं चावल पर हमारे किसान अधिकतर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम लोग कई प्रकार की कॉमर्शियल फसल जैसे टमाटर, लहसुन, अदरक, जीरा, सौंफ, ऐसी कई प्रकार, तेजपत्ता, ऐसी कई प्रकार की फसल है जिसमें इनकम काफ़ी अच्छा है। तो उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके लिए तकनीक विकसित कर रहे हैं, उसके लिए किसानों को मदद भी पहुंचाएंगे और जिलों को चिन्हित किया जाएगा किस जिले में कौन से फसल को हम लोग प्रमोट करेंगे। मुर्गी पालक बंधुओं, अगर आप व्यावसायिक मुर्गी पालन कर रहे हैं तो इन दिनों सर्दी में थोड़ी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है। अगर आप अंडा उत्पादन करते हैं तो तापमान में गिरावट के कारण आपके फॉर्म का प्रोडक्शन घट सकता है। ऐसी स्थिति में बेहतर अंडा उत्पादन के लिए अपने मुर्गियों के घर के अंदर के तापमान को संतुलित रखें। भोजन में प्रोटीन की मात्रा 8 से 9% अवश्य बढ़ा दें और तापमान का संतुलन बनाकर रखें। किसान भाई बहनों, आपने वर्मी कंपोस्ट का नाम अवश्य सुना होगा, जिसको हम लोग केचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं, और यह काफी लाभदायक होता है। यदि आप इसे अपने खेतों में डालते हैं तो इससे मिट्टी की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोर्न, जिंक, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पोषक तत्व जब पौधों को पूर्ण रूप से मिलते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाती है। किसान भाई बहनों, यदि आप फूलों की खेती करते हैं और बाजारों में अच्छी मुनाफा लेना चाहते हैं तो उन्नत प्रभेदों का चयन कर खेती करें। ऐसे में आप गुलाब, रजनीगंधा, गेंदा और ग्लेडियोलस की खेती आसानी पूर्वक कर सकते हैं। फूलों की खेती से आपको मुनाफा भी काफ़ी होगा। पॉली हाउस तकनीक से फूलों की खेती आप राज्य में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षित दशा में आपके पुष्प की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, साथ में उसका मूल्य अधिक प्राप्त होगा। भारत में पुष्प की खेती एक लंबे अरसे से होती आ रही है, लेकिन आर्थिक रूप से लाभदायक एक व्यवसाय के रूप में पुष्पों का उत्पादन पिछले कुछ सालों से ही प्रारंभ हुआ है। समकालिक पुष्प जैसे गुलाब, कमल, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, कार्नेशन आदि के बढ़ते उत्पादन के कारण गुलदस्ते और उपहारों के स्वरूप में देने में इनका उपयोग काफ़ी बढ़ा है। पुष्प को मनुष्य के द्वारा सजावट और औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा घरों और कार्यालयों को सजाने में भी इनका उपयोग बहुतायत होता है। कड़ी मेहनत और बेहतर तकनीक के साथ सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। ऐसी ही एक कहानी है पटना जिला के बड़ी पहाड़ी के रहने वाले राम स्वरूप महतो की। ये बैगन की खेती कर लागत मूल से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है कि खेती एक मेहनत का काम है। अगर मेहनत और लगन से किसान खेती करे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। हम 2 एकड़ में हम खेती करते हैं। खेती में हमको बढ़िया फायदा हो जाता है।
बैगन का हालांकि कोई भी खेती करते हमको बढ़िया फ़ायदा होता है, लॉस की इसमें बात नहीं है। और आलू प्याज के सब कुछ भी खेती करते हैं उसमें हमको लॉस नहीं होता है, अच्छा ही फ़ायदा होता है। मौजूदा वक्त में कई मशीनों ने किसानों के काम को आसान कर दिया है। पहले जिस काम को करने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, वो काम अब मशीनों से कुछ घंटों में आसानी से हो जाता है। उन्हीं मशीनों में से एक है मशीन रीपर बाइंडर, जो खड़ी फसल को काट कर बंडल बनाकर खेत में छोड़ देती है। कटाई के बाद इन बंडल को आसानी से उठाकर थ्रेसर से मढ़ाई की जाती है। खास बात यह है कि रीपर बाइंडर की सहायता से समतल खेत में जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई आसानी से की जा सकती है, जिससे भूसे का नुकसान भी नहीं होता है। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2800 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 3800 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का लाभ लेंगे, लेकिन जानकारियां अभी और भी हैं बाकी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत प्रभेद का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उन्नत प्रभेद का 90% भूमिका जो है अच्छी उपज में होती है। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एवं बिहार में जो अनुशंसित प्रभेद हैं, जैसे IPM 2-3, हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और अब बारी है साक्षात्कार की। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम आपको अपने विशेषज्ञों से रूबरू कराएंगे और नवीनतम जानकारियों को आपसे साझा करेंगे। मूंग का उत्पादन और उपभोग दोनों ही हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है। मूंग न सिर्फ स्वाद की दृष्टि से अच्छा है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। ऐसे में मूंग के उत्पादन में कौन सी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसके बारे में करेंगे बात अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता में। किसान बंधुओं नमस्कार। मार्च अप्रैल में आप रबी फसल को काट लेते हैं और ज़्यादातर किसान रबी फसल को काटने के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं। मतलब वो आगे खेत का उपयोग तभी करते हैं जब धान का वक्त आता है। किसान साथियों, क्यों ना ये जो धान के जो रबी का फसल काटते हैं और धान लगाने के बीच एक मूंग की खेती की जाए। वो इसलिए क्योंकि मूंग एक तो आपको दलहनी फसल प्राप्त होता है, जिसका कीमत भी बाज़ार में बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप मूंग की खेती करते हैं तो आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो किसान साथियों, मूंग आपको कब लगानी है, जब आप मूंग लगाते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किस्मों का चुनाव करना है, इन तमाम बातों पर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है मूंग की उन्नत खेती। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा रानी, जो नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में कनीय वैज्ञानिक के तौर पर
कार्यरत हैं। डॉक्टर नेहा मैम, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं कि जैसा मैंने कहा कि हमें मूंग की उन्नत खेती करनी है, तो किसान ये सबसे पहले ज़रूर जानना चाहते हैं या उन्हें जानना भी चाहिए कि मूंग को लगाने का उचित समय क्या है, कब तक उनको लगा लेनी चाहिए और आपके हिसाब से वो कौन से अच्छे किस्म हैं जिनका कि उन्हें चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज के दौर में हर किसान ये चाहता है कि वो हर तरह के मौसम में विभिन्न प्रकार की फसल को लेकर मुनाफा कमा सके। इसमें दलहन फसल का बहुत ही प्रमुख भूमिका होती है और दलहन फसल में सबसे प्रमुख आता है मूंग। मूंग ज़्यादातर भारत में 3 मौसमों में उगाई जाती है, खरीफ, रबी और जायद। बिहार में इसकी खासकर जायद के मौसम में खेती होती है, जिसे हम गर्मा मूंग कहते हैं। अगर हम पौष्टिकता के रूप में देखा जाए तो ये शाकाहारी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 24 से 25%, वसा 1.3%, कार्बोहाइड्रेट 7% पाई जाती है। ज़्यादातर किसान मूंग की खेती आलू, सरसों, तोरी और मटर की कटाई के बाद लेते हैं। इसके साथ साथ यदि मूंग की खेती गेहूं और धान के बाद फसल चक्र के रूप में ली जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहती है और वो मिट्टी और ज़्यादा ही उपजाऊ हो जाती है। अगर किसान भाई मूंग की खेती उन्नत तरीके से लेंगे तो निश्चित ही उन्हें 10 से 15 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर की दर से मुनाफा ज़रूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ध्यान देने वाली है कि हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें मृदा का चुनाव सही करना चाहिए, यानी मूंग की खेती हमें दोमट मिट्टी में करें। दोमट मिट्टी जो कि जल को अवशोषित करती है। वैसे तो दलहन फसल के लिए बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ नमी उनकी उपजाऊ के लिए ज़रूरी ताकि फसल का विकास सही तरीके से हो सके, इसलिए दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। इसके साथ साथ बुआई का सही समय होना चाहिए, यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल। अगर आप बुआई में विलम्ब करेंगे तो फूल आने के समय तापमान में वृद्धि हो गई तो फलियां पकने में समय लगेगा और यदि फलियां नहीं ढंग से पकेंगी तो आपकी उपज पे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आता है उन्नत प्रभेद। उन्नत प्रभेद का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उन्नत प्रभेद का 90% भूमिका जो है अच्छी उपज में होती है। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एवं बिहार में जो अनुशंसित प्रभेद हैं जैसे IPM 2-3 जिसकी पकने की अवधि है 50 से 60, IPM 3-4 जिसकी पकने की अवधि है 7 से 65, ये मध्यम और चमकदार दाना है और इसकी उपज जो है 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरा और चौथा आता है वर्षा और शिखा जिसकी पकने की अवधि है 60 से 65, ये छोटे दाने हैं और इसकी औसत उपज है 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अतः उन्नत प्रभेद के बाद आती है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी का प्रमुख रोल होता है। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि खेत को अच्छे से उपचारित कर लें। खेत की जुताई करके आप पाटा लगा दें, 2-3 जुताई के बाद पाटा लगा दें। उसके बाद आप सड़ी हुई गोबर की खाद 5 टन क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें। साथ में कल्टीवेटर का उपयोग कर मिट्टी को भुरभुरा कर दें। इसके बाद आप उसे समतल कर दें ताकि आपकी ज़मीन जो है समतल हो जाए। इसके बाद आती है आपकी बुआई। बुआई के लिए सबसे विशेष ध्यान देने की बात है कि कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की बुआई हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करनी चाहिए ताकि पौधे को उचित नमी मिल सके। इसके बाद आपकी तत्पश्चात आती है आपका बीजोपचार। बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप बीज की बुआई करते हैं तो बीज की दर आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लें और बीज का उपचार जरूर कर लें, क्योंकि यही बीज जो है उपज का आधार होता है। पहली बात मैंने आपको मृदा उपचार बताई, दूसरी बात है आपकी बीज उपचार। तो कैप्टन एंड थैरन 2 to 2.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एवं राइजोबियम तथा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी कि फॉस्फोरस मिश्रित जीवाणु का उपयोग करके आप बीज का उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार के बाद आपका आता है प्रबंधन। किस प्रकार से आप फसल का प्रबंधन करेंगे? तो फसल प्रबंधन की सबसे बड़ी बात आती है उर्वरक का प्रबंधन। तो उर्वरक की मात्रा में आप क्या लेंगे? 20 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस, जो कि आप DAP 100 kg प्रति हेक्टेयर के मात्रा के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप पोटास के रूप में आप म्यूरेट ऑफ पोटास ले सकते हैं। जब वो
फसल बड़ा हो जाए तो उसको तोड़ने वक्त क्या सावधानी बरतनी है, और जो सबसे प्रमुख बात जो हमने शुरू में भी की कि ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, तो इसके लिए उनको किसान को क्या करने की ज़रूरत है, और इसके अलावे अगर कोई आप और कुछ बचाना चाहें हमारे किसानों को कोई संदेश के रूप में, तो आप उन्हें जानकारी दें। दलहन फसल की जड़ में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। साथ में दलहन फसल की फलियां एक साथ नहीं पकती हैं, तो इसे दो तीन बार कटाई करने के बाद फिर सुखाकर उसको भंडारण करना चाहिए और उसके बचे अवशेष को मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाएगी। और किसान भाई इस तरह से यदि समसामयिक तरीके से इसका प्रबंधन करेंगे तो निश्चित ही खरीफ में 10-12 क्विंटल और गर्मा में 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो सकती है। डॉक्टर नेहा मैम, आपने कार्यक्रम के लिए समय दिया और इतने आसान शब्दों में और बहुत ही विस्तार से हमारे किसानों को जागरूक किया कि वो कैसे मूंग को अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। तो किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। एक और साक्षात्कार की अब है बारी, जिसमें हम अपने विशेषज्ञ से करेंगे बातें सरसों की फसल के बारे में। सरसों की फसल का भी उत्पादन हमारे सूबे में बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन कई बार अच्छे बीजों के प्रयोग के बाद भी, तकनीकों के प्रयोग के बाद भी हमें वो सफलता नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए, जिसका कारण होता है कीटों का प्रकोप या रोगों का असर। तो कीट और रोगों का प्रबंधन कैसे करें, कैसे उनसे अपनी फसल को बचाएं, और अगर उनका प्रकोप हो तो कैसे उसकी सुरक्षा करें, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से। नमस्कार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे हर जानकारी आप हासिल कर लेते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है सरसों में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों का प्रबंधन। तो कैसे करें? हमारे किसान भाई अभी सरसों की फसल रबी के मौसम में तैयार कर रहे हैं, तो कीट जब लग जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज उसी समस्या का समाधान करने के लिए हम अपने कार्यक्रम में जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं जितेंद्र कुमार जी, सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत दलहन अनुसंधान केंद्र मुकामा से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी रबी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे किसान भाई जो सरसों की फसल तैयार कर रहे हैं तो कभी कभी उसमें कीट लग जाते हैं और बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं। तो उसमें लगने वाले प्रमुख कौन कौन से कीट होते हैं, हमारे किसान भाइयों को बताइए। अभी जैसा कि रबी का मौसम चल रहा है और हमारे किसान भाई सरसों का फसल खेत में लगाए हुए हैं, तो अभी जो सरसों के खेत में जो मुख्य कीटें आक्रांत कर रही हैं उनमें से लाही जो कि एक बहुत ही खतरनाक कीट है। इसके अलावा सरसों की आड़ा मक्खी जो कि बहुत ही खतरनाक कीटें हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाही मक्खी के बारे में किसान बंधुओं को बताना चाहेंगे कि ये जो लाही मक्खी होती हैं ये बहुत ही छोटी छोटी हरे चिपचिपे कीट होते हैं। इन कीट के वयस्क और शिशु पत्तियों के ऊपर या फिर फूलों की टहनियों पर एक साथ ग्रुप में रहती हैं। साथ ही ये सरसों की पत्तियां, कोमल तने, फूल और फलियों को बर्बाद करते हैं। रस चूसने के उपरांत उनको नष्ट भी कर देते हैं। तो जब ये कीट पत्तियों से रस चूसते हैं तो उसी रस चूसने के दरमियान पत्तियों के ऊपर मधुस्राव करती है, जिसके फलस्वरूप उन मधुस्राव पर काले कवक का विकास हो जाता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है और पत्ती अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाती है। परिणाम स्वरूप पैदावार में कमी आ जाती है। अमूमन ये जो लाही कीट है इसका प्रकोप दिसंबर से मार्च तक देखा जाता है और इन कीट के प्रकोप से फसलों में 25 से 40% तक की हानि हो जाती है। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को जो बताया कीट के बारे में, तो लाही कीट और आरा मक्खी की पहचान हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं?
और उस पे नियंत्रण कैसे करें? सबसे पहले मैं किसान भाइयों को लाही कीट के नियंत्रण के बारे में बताना चाहूँगा कि जब कभी फसलों पर लाही कीट का प्रकोप किसान भाई देखें तो अपने खेतों में प्रति एकड़ 25 से 30 पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं, जिससे कि लाही कीट के वयस्क कीटों की कमी में देखा जा सके। इसके अलावे अपने खेतों में 5 लीटर प्रति ml नीम की तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रकोप देखा जाए लाही कीट का तो किसान भाई अपने खेतों में इमिडाक्लोप्रिड जो कीटनाशी है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का इसका जो मात्रा है 1 लीटर प्रति 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे अगर किसान भाई, तो हम इन कीट से निजात पा सकते हैं। फिर अगर हम किसान भाई अगर आरा मक्खी की बात करते हैं तो ये आरा मक्खी नारंगी कलर की होती है। इनका जो मुंह होता है वो काला कलर का होता है और ये पंख इसके धुआं कलर का होता है। आरा मक्खी की जो लार्वा होती है ये हरे और काले रंग की होती है और इसके बगल में धारी बना हुआ होता है। और ये जो आरा मक्खी का जो ओविपोजिटर होता है वो आरी के समान होता है, इसलिए इन मक्खी को आरा मक्खी कहते हैं। आरा मक्खी जनरली अंकुरण के समय फील्ड में लगते हैं और ये उनमें छेद करके उन सरसों की पत्ती को बर्बाद कर देते हैं। तो जब पूरी पत्ती बर्बाद हो जाती है तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और ये अपना भोजन नहीं बना पाते और जो भी फल फलियां हैं वो विकृत हो जाती है। तो अगर इन कीटों के प्रबंधन की बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके अलावा नीम तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्रकोप देखा जाए इन कीटों का तो क्विनोलफॉस एक कीटनाशी है 25% EC, उसका 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो किसान भाई इन कीट से निजात पा सकते हैं। सर, आपने सरसों की फसल में लगने वाले कीट के बारे में तो बहुत अच्छा बताया। अब आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसमें लगने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो किसान भाई को मैं बता दूं कि सरसों के पौधों में जो मुख्य रोग आते हैं वो हैं हरदा रोग हैं। इसके अलावे छाछिया रोग इन फसलों पे आते हैं। हरदा रोग में पत्तियों के ऊपर सफ़ेद फफोले बन जाते हैं। किसान भाई जब भी आपके खेतों में इन व्हाइट रस्ट का अगर प्रकोप दिखे तो मेटालेक्जिल 4% के साथ मैंकोजेब 68% WP जो उसका जो मात्रा होगा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इन रोग से निजात पा सकते हैं। साथ ही अगर किसान भाई आपके खेतों में छाछिया रोग पॉडरी माइल्ड्यू का प्रकोप दिखे तो अपने खेतों में हेक्साकोनाजोल 4% के साथ मैंकोजेब 68% WP इसका जो मात्रा होगा 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इन छाछिया रोग से प्रकोप पा सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से छाछिया रोग, हरदा रोग से आप निजात पा सकते हैं और अपने फसल की बढ़वार को अच्छी कर सकते हैं, अच्छी उपज पा सकते हैं। सर, आप हमारे किसान भाइयों को सरसों में लगने वाले कीट एवं रोगों के बारे में बताएं, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम आशा करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं। ऐसी ही और भी जानकारियों के साथ होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।